बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसका पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, देन हम मूव करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल पे। उसके बाद हम कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो पहली हेडिंग जो इसमें आती है बायोकेमिस्ट्री की, कि बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन आप कैसे करेंगे। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, पहली बात तो ये है कि ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर जब आपने शुरू किया था तो वहाँ पे आपने मुख्तलिफ ब्रांचेस में, उसमें से एक ब्रांच बायोकेमिस्ट्री का जिक्र भी आपने सुना था। वही यहाँ पे है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स। हम इसको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। पहला ये कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं दो चीजों के बारे में। नंबर 1 केमिकल कंपोनेंट्स, नंबर 2 केमिकल प्रोसेसेस। और ये दोनों किसके अंदर हो रहे होते हैं? ये वकूफ पजीर हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब देखना यह है कि केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस से क्या मुराद है। केमिकल कंपोनेंट्स कहते हैं उन तमाम चीजों को जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाती हैं, उसे केमिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। केमिकल प्रोसेसेस कहते हैं कि इन कंपोनेंट्स, इन अज्जा के इकट्ठे होने से जो वर्किंग इनकी जो होती है, जो प्रोसेस, जो रिएक्शन चलते हैं हमारी बॉडी में, उनको केमिकल प्रोसेसेस का नाम दिया जाता है। डिटेल में आगे हम स्टडी करेंगे इसको। देन हम मूव करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। द बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल। जो बुनियादी इल्म है बायोकेमिस्ट्री का वो बहुत जरूरी है। किसके लिए? फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दो चीजों के बारे में। एनाटॉमी स्ट्रक्चर को कहते हैं, फिजियोलॉजी फंक्शनल स्टडी को कहते हैं। बिकॉज ऑल दी, अब ये क्यों जरूरी है? ऑल दी स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बनी है, लिहाजा आपके लिए ये लाजमी है कि पहले आप उन केमिकल कंपोनेंट्स की बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर लें, उसके बाद आप फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे जाएंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमें पता है कि दूध के अंदर कैल्शियम होता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और हमारा ये डायग्नोज हो कि आपकी हड्डियां कमजोर हैं, तो डॉक्टर हमें ये कहेगा कि आप दूध ज्यादा पिया करें। अब देखें कि डॉक्टर को पहले इस बात का पता लग गया कि हड्डियों के अंदर केमिकल कंपोनेंट क्या है, कैल्शियम। अगर उसको ना पता होता कि बोन्स में कैल्शियम होता है, बोन्स को मजबूत करने के लिए कैल्शियम दरकार होता है, तो वो कभी आपको ये ना कहता कि आप दूध लें। तो लिहाजा सबसे पहले पता होना चाहिए, ये बुनियादी इल्म होना चाहिए केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में। जब आपको केमिकल कंपोनेंट्स का इल्म हो जाएगा, देन आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो भी और ब्रांचेस अटैच होती हैं या कंसर्न करती हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल लिखी है इंपॉर्टेंस में कुछ, जैसे कि एक फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो पौधों के अंदर होता है, जिसमें वो खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल कंट्रक्शन, ये जो 3-4 एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, ये सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं इन केमिकल प्रोसेसेस की। अगर वो पेपर में आपसे, अच्छा यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नंबर 1 डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, यहाँ से लेके यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन जो शॉर्ट था वो हमने डिस्कस किया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो आपने यहाँ से लेके इस शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम मूव करते हैं कि नेक्स्ट उसमें क्या लिखा हुआ है। एक कंसेप्ट को रिवाइज करने जा रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स का। ये भी चैप्टर नंबर 1 में आपने डिटेल में इसको पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको बताया भी गया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों इकट्ठे पाए जाएं, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में ये हो गया कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इकट्ठे मौजूद ना हो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तमाम जो खुराक हम खाते हैं, खाना वगैरह, वो सारा ऑर्गेनिक डाइट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर
कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इकट्ठे मौजूद होते हैं। जब ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से तो एटीपी यहाँ से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, वो सेल कैप्चर करता है और अपने जो केमिकल प्रोसेसेस है या फिजिकल एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म वहां से वो करवाता है। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर किसी में इकट्ठे ना हो उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक। जैसा कि वाटर इनऑर्गेनिक है, ये यहाँ पे लिखा भी है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस, साल्ट्स, ये सारे इनऑर्गेनिक है। क्यों इनऑर्गेनिक है? क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं होते। जबकि ऑर्गेनिक की एग्जांपल अगर आपसे पूछ ली जाए, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसी तरीके से सॉल्ट बिलोंग टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है, अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखें तो उसका फॉर्मूला ही ऐसा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगरचे हाइड्रोजन यहाँ पे दो होते हैं लेकिन हम इसे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन। अब आप ये देखें कि ऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट बिलोंग टू ऑर्गेनिक कैटेगरी। प्रोटीन के अंदर भी ऐसा ही है, लिपिड के अंदर ऐसा ही है और न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी ऐसा ही है। एक एग्जांपल यहां से देखते हैं वाटर की, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा H2O होता है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले से ही नजर आ जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन यहाँ पे कार्बन मौजूद नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन अगर इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे इट विल बिलोंग टू इनऑर्गेनिक कैटेगरी। इसी तरीके से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक। अच्छा आगे मूव करते हैं। टेबल 2.1 आपके बुक के अंदर मौजूद है, पहले पेज पे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल। इसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन आपको बताई जा रही है कि वो कितने कितने होते हैं। अच्छा यहाँ पे पहली जो चीज है ये है केमिकल कंपोनेंट्स के नाम। ये आपकी इसमें टेबल में 8 हैं। पहला है वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, देन आरएनए, देन अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स, इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। इनऑर्गेनिक में आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एक्सेट्रा। अच्छा एक बात तो ये होगी। दूसरा इसमें आता है कि बैक्टीरिया का जो सेल है उसमें हमने देखना है और मैमेलियन सेल के अंदर हमने दोनों को कंपैरिजन करवाना है कि उनकी परसेंटेज कितनी है इन केमिकल कंपोनेंट्स की। तो इसको हम शुरू करते हैं। अच्छा ये जो टेबल है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे बनाया जा सकता है कि जो लिपिड है वो कितना होता है बैक्टीरियल सेल में, वो 2 है, 3 है, 4 है या 0.25 है। इसी तरीके से प्रोटीन जो है वो मैमेलियन सेल में 18 है, 70 है, 15 है, 3 है, कोई भी उठा के वो दे सकता है। अच्छा ये जो हमारा चैप्टर है ना सारा, इसके अंदर हमने यही स्टडी करना है जो इस टेबल के अंदर है। सबसे पहले आप स्टडी करेंगे वाटर को, देन आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को, देन प्रोटीन को, देन लिपिड को, देन आप पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड को, ये डीएनए, आरएनए। इसके बाद आपका ये 5 चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़नी है और आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसी तरतीब से उसने जनरल आपको ओवरव्यू भी दिया। और अब हम इसको देखते हैं। वाटर का देखेंगे 70% है बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन के अंदर भी। प्रोटीन 15% है बैक्टीरियल सेल में और 18। ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि प्रोटीन ज्यादा किस में होती है, मैमेलियन सेल में या बैक्टीरियल सेल में। तो आपने कहना है मैमेलियन सेल में और वो कितनी है, 18%। कार्बोहाइड्रेट 3 है और 4% मैमेलियन सेल में है। लिपिड्स को देखें तो 2 और 3% है। डीएनए 1.25 है और परसेंटेज ऑफ आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 6 है और 1.1 है। अब ये भी हमसे पूछा जा सकता है किसके अंदर आरएनए का कंटेंट ज्यादा होता है, बैक्टीरिया में या मैमेलियन सेल में। तो आपने यहां से उस हिसाब से आंसर देना है। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब ये भी एमसीक्यू है कि एंजाइम्स, हार्मोन, मेटाबोलाइट्स जो बाकी होते हैं वो क्या है, वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, एंजाइम्स भी, हार्मोन्स भी, मेटाबोलाइट्स, उनकी परसेंटेज। इस तरीके से ये सारा जो चार्ट है आपका वो अपनी तकमील तक पहुंचा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि आपकी बुक में जो पहला पेज है उसके लास्ट में है द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जिंदगी या इसकी जो बका है वो किन 2 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 एबिलिटी टू टेक सम केमिकल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट से, गिरदोनवा से वो कुछ केमिकल्स को ले सकता हो। उसमें अभी इस वक्त मैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ, इस वक्त भी मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मूव कर रही है, बॉडी के अंदर जा रही है। जब मैं एक्सहेल कर रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। अच्छा हर वक्त हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम चालू रहता है। एबिलिटी टू टेक सम केमिकल फ्रॉम द, पहली एबिलिटी होनी चाहिए
कि वो अपने एनवायरनमेंट से केमिकल्स को अंदर ले सके। यूज देम, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए जिंदा रहने वाली चीज के लिए, दूसरी ये है यूज देम, जो उसने चीज अंदर लेकर गया उसको इस्तेमाल भी जानता हो। टू मेक केमिकल्स, क्यों, उससे क्या बनेगा, टू मेक केमिकल्स, उससे केमिकल्स बनेंगे, ऑफ इट्स लिविंग मैटर, उसके जो जिंदा रहने के लिए जो केमिकल चाहिए हैं फिर वो बनेंगे, और किससे बनेंगे, उन चीजों से जो वो अंदर लेकर जा रहा है। फॉर दिस रीजन, इस वजह से द सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन, वो अंदर लेकर जा रहा होता है, कॉन्स्टेंटली कहते हैं कंटिन्यूअसली, लगातार, इन न्यू सब्सटेंसेस, नई चीजों को वो अंदर लेकर जा रहा होता है, एंड चेंजिंग देम, और फिर उनको चेंज कर रहा होता है, केमिकली इन वेरियस वेज। केमिकली का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस वहां पे बॉडी में होते हैं, और उन रिएक्शंस की वजह से वो जो चीजें अंदर जा रही होती हैं वो एज अ रिएक्टेंट जाती हैं, देन वहां से प्रोडक्ट बनते हैं और आपकी बॉडी उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है, और इस तरह से आप जिंदगी की जंग लड़ते हैं। लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज, हमारी जो जिंदगी होती है इसके अंदर सीज कहते हैं बंद हो जाना, सीजलेस कहते हैं ऐसी चीज जो कभी रुक ना सके। हमारी बॉडी के अंदर हम खड़े हों, हम बैठे हों, हम सोए हों, हम भाग रहे हों, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी ऐसा लम्हा नहीं आता जब केमिकल एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में स्टॉप हो जाएं। जब स्टॉप हो जाएं तो फिर आपको अब भी नींद आप सो जाएंगे, लेकिन तब तक लगातार ये काम जारी है। केमिकल एक्टिविटी इज मेंटेन्ड बाय हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो केमिकल एक्टिविटीज हैं ये कोई ऐसे नहीं बेहंगम तरीके से चली जा रही हैं, बल्कि बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी अच्छी तरतीब के साथ, ये बड़ी अच्छी तरतीब के साथ ये कैरी ऑन हो रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम मूव करते हैं, हमारे जो आज का टॉपिक था इसका आखिरी कंसेप्ट जो आता है उसमें 2-3 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है। ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसकी एग्जांपल भी एक लिखती है कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में एक वैसे हमने उठा के लिख दिया, डाइजेशन भी एक केमिकल मेटाबॉलिज्म की उसकी एग्जांपल आती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को मिला के, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, कुछ भी हो वो, उनको मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। देन हम मूव करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म, सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। अच्छा, एना का मतलब है अप और कैटा का मतलब है डाउन। अगर आप इसको दूसरी देसी जुबान में समझने की कोशिश करें, कैटाबॉलिज्म कहते हैं कि देसी जुबान में कंसेप्ट समझा रहा हूं, जैसे हम कहते हैं किसी चीज को काटना, जब आप इस मार्कर को काटेंगे तो ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो कैटाबॉलिज्म का कंसेप्ट ये हुआ कि आप किसी भी चीज को काट के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो इसका उलट जो होता है उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब हम इसकी 2-3 पॉइंटें, अगर पेपर में सवाल आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो आपने 3 पॉइंट लाजमी लिखने हैं। नंबर 1 उसकी डेफिनेशन, नंबर 2 उसमें एनर्जी का क्या है, वो इस्तेमाल हो रही है या वो उससे रिलीज हो रही है, ये पॉइंट। तीसरा आपने एग्जांपल लिखनी है तो यहाँ पे मेंशन है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। एनाबॉलिज्म उन रिएक्शन को कहते हैं कि जिनके अंदर सिंपलर सब्सटेंसेस, जो सादा जो छोटे छोटे होते हैं, कंबाइंड वो इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। अच्छा, इसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल होती है, और एग्जांपल इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस। आप ये देखें कि इसके एग्जांपल फोटोसिंथेसिस कैसे है। आप ये देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, पौधा जमीन से पानी अब्सॉर्ब करता है, माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, सूरज की रोशनी में ये काम होता है, तो बनता क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। अब आप अगर ये देखें, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये दो चीजें मिली, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिले, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल सिंपलर सब्सटेंसेस थे, उन्होंने मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, और वो कॉम्प्लेक्स क्या था, ग्लूकोज। तो सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइंड टू फॉर्म का, और इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है, एग्जांपल इसकी फोटोसिंथेसिस है। देन हम मूव करते हैं कैटाबॉलिज्म की तरफ। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, अब ये जो बड़ा बन गया मॉलिक्यूल, ये टूटेगा और ये टूट के डिवाइड हो जाएगा अपनी दोनों छोटी छोटी सब यूनिट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये है कि सिंपल आप इस एरो को यहाँ से रिमूव कर दें, इसको ऐसे ड्रा कर दें। तो जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिलती है, अपना ग्लूकोज के साथ प्लस ऑक्सीजन दोनों मिले, तो क्या बन गया, एक छोटा मॉलिक्यूल बना वाटर, और साथ में क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। तो सिंपल फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के उलट है।
अच्छा, इसकी जो इसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, जब बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा तो एनर्जी उसके अंदर से रिलीज होगी। तो ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है कि कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी, अच्छा एनर्जी नीड किस में होती है ये पूछा जा सकता है। तो एनर्जी जो नीड होती है वो इसमें होती है एनाबॉलिज्म में। तो यूज भी कह सकते हैं, नीड भी कह सकते हैं, और रिलीज का जब लफ्ज आ जाएगा तो आपने ये। इसके बाद आपकी बुक में एक दो लाइनें लिखी हुई हैं, हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स दैट अकर कंटिन्यूअसली इन द लिविंग सेल्स, कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाते हैं। अच्छा, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं, ग्लूकोजेनेसिस भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जो रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जिनकी बदौलत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होती रहती है इनकी, दैट अकर कंटिन्यूअसली, और ये लगातार हो रहा है इन द लिविंग सेल, किसके अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर। और द एग्जांपल ऑफ, अच्छा ये एक टर्म आपकी बुक में लिखी है कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म एक हाथ से मतलब अगर हम यहाँ से फिगर से समझने की कोशिश करें, इसका ये है कंसेप्ट कि अगर ये एक लिविंग बॉडी है तो पॉसिबल है कि उसके इस वाले हिस्से में एनाबॉलिज्म हो रहा होगा, इस वाले में, और इस वाले हिस्से में क्या हो रहा होगा, कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा। अच्छा, अब ये जो कि कोई पता नहीं कि कंटिन्यूअस ये जो तरीका है ये लगातार होता रहता है। और आपकी बुक में एक लफ्ज लिखा हुआ था कि हैंड टू हैंड, मतलब एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ में दिया। इसका मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म एक्टिविटीज हैं, कि एनाबॉलिज्म मिलके कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ने किस में कन्वर्ट हो जाना है, या वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के साथ। तो इस तरह ये मिली जुली एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन पढ़ी, देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एग्जांपल के साथ बयान किया। फिर हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स पढ़ी, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास था। थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज किया कि इसका क्या कंसेप्ट है। टेबल 2.1 डिटेल में हमने इसको स्टडी करने की कोशिश की। देन वो कौन सी शराइत हैं कि वो लाजमी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जिंदा रखने के लिए। उसके बाद हमने इसकी तफसील थोड़ी सी पढ़ी, और आखिर में हमने मेटाबॉलिज्म, उसकी एग्जांपल, कैटाबॉलिज्म विद एग्जांपल और एनाबॉलिज्म विद एग्जांपल हमने इसको स्टडी किया। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।